गुड इवनिंग बच्चों। थोड़ा सा लेट हूँ, जल्दबाजी में। आज शास्त्र की विभिन्न समस्याएं जो हैं वो हम देख रहे थे। मानवीय पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ, पिछले चैप्टर में हमने देखा। गरीबी निर्धनता के बारे में हम देख चुके हैं, शिक्षा के बारे में हम देख चुके हैं, और बहुत सारी समस्याओं का जिक्र हम कर चुके हैं कि किस तरह से साख की समस्या, विपणन की समस्या, कृषि की समस्या, ग्रामीण विकास से रिलेटेड। और आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेके आए हैं हम, जो देश का बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। जस्ट मिनट, ये क्या हो गया भाई? इसको ऐसे क्यों हो रहा है भाई? ऐसे क्यों हो रहा है, हैं? कौन सा बटन दब गया तेरा भाई? टेक्निकल आदमी नहीं हूं ज्यादा। ना 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 ना, ये भी नहीं है। कौन सा बटन है इसका? कौन सा बटन है? कौन सा? आज तो कुछ अलग ही हो रहा है ये तो। डट जा रे, डट जा, डट जा, डट जा। ओ गल किसो भी हो, चल लाग रहे, रुको रे। रोजगार की समस्या। किसकी समस्या बेटा? रोजगार की समस्या। द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आज हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। बड़ी गंभीर समस्या है देश में बेरोजगारी की, जटिल समस्या है। देश का युवा, देश की युवतियां बेरोजगारी सिर पे लिए घूम रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। कारण यह है कि उनके पास करने के लिए काम नहीं। आतंक बढ़ता है क्योंकि लोगों के पास करने के लिए काम नहीं। हिंसा बढ़ रही है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। अब ये लोगों के पास काम नहीं है, जिनको हम कहते हैं बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। हु इज अनएम्प्लॉयड? कौन है बेरोजगार? सीधी भाषा में आपको लगता होगा जिसके पास काम नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है वो बेरोजगार। दो बातें हैं बेटा, एक तो काम करने का इच्छुक हो, काम करने का इच्छुक हो, दूसरा उसमें काम करने की योग्यता हो, और फिर भी उसको काम ना मिले, वो बेरोजगार। एक हुए थे प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं पीगू, कई बार आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति केवल तब बेरोजगार होता है जब वो काम करने का इच्छुक तो हो लेकिन उसके पास काम नहीं हो। अब बात आती है, एक व्यक्ति 80 साल का है, वो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसको कोई काम नहीं दे रहा, क्या वो बेरोजगार है? नहीं।
सामान्यतः जो हम एक कट ऑफ पॉइंट इसमें ले रहे हैं वो ले रहे हैं 15 साल से लेके 60 साल तक का, क्योंकि 60 साल के बाद में हमारी सरकारें भी जो हैं उनको रिटायर कर देती हैं और ये मान लिया जाता है कि वो आदमी अब काम करने के लिए सक्षम नहीं है, और 15 साल से जो नीचे है उसको ये मान लिया जाता है कि वो अभी बच्चा है ना? आप भी बच्चे हो ना बेटा? हो ना? सोच लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? देखिए तो ये बात है, कुछ लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं। हालांकि जब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। भीख मांग के खाते हैं, हत्या करते हैं, उनको बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं लेंगे। वे परजीवी जीवन को प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग जो हैं जिनके पास योग्यता नहीं है, जिनके पास काम करने की योग्यता नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, लेकिन काम करना चाहते हैं, उनको भी हम बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो जिनके पास योग्यता नहीं है, जिनके पास क्षमता नहीं है, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वो है जिसके पास काम करने का मादा है, जिसके पास काम करने की क्षमता है, जिसके पास काम करने की योग्यता है और विल पावर है कि मैं काम करूंगा, और फिर उसको काम नहीं मिले, ही इज अनएम्प्लॉयड। अब कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वो इस बेरोजगारी से संबंधित है, उनके बारे में इसमें हम देखेंगे। थोड़ा सा अंतर के तौर पे ही, हम डिफरेंस के तौर पे सीधा चलता हूं, बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कि डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, इसको कहते हैं श्रम बल। क्या कहते हैं बेटा? श्रम बल। और इसको कहते हैं कार्यबल। दोनों की परिभाषाएं और दोनों के बीच में अंतर साथ साथ करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। श्रम बल क्या है? श्रम बल के अंतर्गत वो सारे व्यक्ति आते हैं जो काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं। यानी जो काम में लगे हुए हैं वो भी लोग आएंगे, जो काम में लगे हुए नहीं हैं लेकिन काम करने के इच्छुक हैं और योग्य हैं, वो भी आएंगे। कौन कौन व्यक्ति? जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार में लगे हुए हैं। दूसरे, जो रोजगार में लगे हुए तो नहीं हैं लेकिन काम करने की योग्यता और इच्छा है, काम करने की योग्यता है और काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं मतलब इनकी इच्छा है। ये सारे जो है वो किस में आएंगे? श्रम बल में। हमारा लेबर फोर्स है, दोनों प्रकार के लोग आ जाएंगे बेटा, बेरोजगार और रोजगार वाले। और वर्क फोर्स में केवल वो लोग आएंगे जो काम पे लगे हुए हैं, जो काम पर लगे हुए हैं, जो काम पर लगे हुए हैं, वो वर्क फोर्स में, कार्यबल में, जो कार्य कर रहे हैं। नाम से पता चला कार्य बल मतलब जो कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रही ना? जो कार्य कर रहे हैं वो वर्क फोर्स या कार्यबल में, जो कार्य कर रहे हैं और जो कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं, वो सारे के सारे श्रम बल में आएंगे। यानी वास्तव में श्रम बल का वास्तविक माप कौन सा है? ये वास्तविक है, और ये क्या है? संभावित। ये क्या है? संभावित। क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम पे नहीं लगे हुए हैं, तो हम मान सकते हैं कि इतने लोग काम पे आ सकते हैं, और ये आ चुके हैं इधर वाले। कहने का मतलब ये संभावित हैं, ये वास्तविक हैं, और ये टोटल इनमें से वास्तविक वाला जो घटा दें अगर हम, तो ये तो सारे के सारे लोग आ गए। जो काम नहीं कर रहे हैं वो भी, जो काम कर रहे हैं वो भी, और इनमें से जो काम कर रहे हैं वो घटा दें। कहने का मतलब, नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहा हूं। श्रम बल जो है वो टोटल आ गए, और इसमें से हमने कार्यबल घटा दिया,
श्रम बल में से कार्यबल। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इज इक्वल टू बेरोजगार, इज इक्वल टू बेरोजगार। अनएम्प्लॉयड। समझ में आ गई बात? ये सारे हैं, काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, और ये जो काम कर रहे हैं इसके अंदर काम करना चाहते हैं वो नहीं है, तो बच गए कौन से? जो काम करना चाहते हैं जिनके पास काम नहीं है, और जो काम करना चाहते हैं और उनके पास काम नहीं है, क्या है वो बेरोजगार। अब एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, पार्टिसिपेशन रेट या सहभागिता दर। सहभागिता दर। सहभागिता दर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कुल पॉपुलेशन है, आपकी जो कुल पॉपुलेशन है, उस कुल पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत लोग काम पे लगे हुए हैं। रोजगार का थोड़ा सा अलग होगा। सहभागिता, सहभागिता है पार्टिसिपेट कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं, यानी काम में कितने प्रतिशत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुल जनसंख्या का भाग देंगे किसमें? आपके वर्क फोर्स में, क्या कहते हैं उसको? कार्यबल में। सहभागिता दर कैसे निकाली जाती है? कार्यबल में कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे बेटा। समझ में आ रही ना बात? और इसको गुणा कर दें किससे? 100 से, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। कहने का मतलब जनसंख्या का वो प्रतिशत जो वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं, या हमारी जनसंख्या का वो प्रतिशत जो उत्पादन क्रिया में सहभागी होते हैं, वो क्या है? सहभागिता दर या पार्टिसिपेशन रेट। समझे ना? व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट? कि कार्यबल और कुल जनसंख्या का जो अनुपात है या प्रतिशत में उसका निकालेंगे, वो है हमारी सहभागिता दर। कुछ रोजगार और बेरोजगार की सामान्य परिस्थितियां हैं, उनका स्टेटस है। 3 प्रकार की परिस्थितियां या स्थितियां जो हैं वो स्टेटस हैं रोजगार के या बेरोजगारी की स्थितियां, उनके बारे में जिक्र करेंगे। पहली है सामान्य स्थिति। पहली क्या है? सामान्य स्थिति। दूसरी स्थिति को हम एक साथ में तीनों स्थिति बताऊं, उसके बाद में तीनों का डिटेल बताएंगे। साप्ताहिक स्थिति, और तीसरी है दैनिक स्थिति। इसको कहते हैं यूजुअल स्टेटस, इसको कहते हैं वीकली स्टेटस, वीकली स्टेटस, और इसको कहते हैं डेली स्टेटस। ठीक है। 3 प्रकार की बेरोजगारी की बात करें या रोजगार की बात करें, 3 प्रकार की जो है वो स्थितियां हैं रोजगार की। पहली बात इसका जिक्र करते हैं, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति से अभिप्राय उस स्थिति से है कि जब कोई भी व्यक्ति सामान्यतः कितना काम में लगा हुआ है, सामान्यतः कितना काम में लगा हुआ है, और सामान्यतः का एक मानक बिंदु होता है कि किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार कब नहीं मानते, तो वो एक मानक बिंदु जो है वो साल में, अगर किसी के पास ये मानक बिंदु से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि कितने दिन अगर कोई रोजगार में लगा हुआ है साल में, क्या 365 दिन उसको लगा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो ही रोजगार कहेंगे? नहीं। ये जो आपका एक स्टैंडर्ड कट ऑफ दे रखा है भारत में, वो है 183 दिन सामान्यतः। यानी जो व्यक्ति, अगर जिसको साल में 183 डेज काम मिलता है, तो हम सामान्यतः उसको ये कहते हैं कि वो बेरोजगार नहीं है। अगर वो 183 दिन से कम काम में आ रहा है, कम काम में वो लगा हुआ है, तो हम उसको बेरोजगार कहेंगे। और 183 दिन उसको मिल रहे हैं, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते, भले ही वो 183 से ज्यादा काम करने का इच्छुक है।
वो 183 से ज्यादा काम करने की इच्छा रखता है, तो और फिर उसको इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो भी हम उसको ये कहेंगे कि वो रोजगार में लगा हुआ है। अब दूसरी स्थिति आती साप्ताहिक स्थिति। साप्ताहिक स्थिति किसी एक सप्ताह विशेष की बात करते हैं हम। कोई विशेष काम में हमने कोई एक वीक ले लिया और उस वीक में गणना करेंगे। क्या करेंगे? उस वीक में गणना करेंगे कि इस स्पेशल सप्ताह में जो है कितने लोग जो है बेरोजगार थे, कितने लोग बेरोजगार थे। उसके आधार पर जो है हम साप्ताहिक स्थिति या वीकली स्टेटस ज्ञात कर सकते हैं किसी सप्ताह विशेष में। दैनिक स्थिति की बात करें तो दैनिक स्थिति का मतलब कोई काम का विशेष दिन ले लिया कि उस दिन के आंकड़े हम निकालेंगे, उस दिन जो है कितने लोग बेरोजगार थे, तो वो स्थिति जो है वो आपकी दैनिक स्थिति थी। अब बेरोजगारी की दर अगर सामान्य बात करें, सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की दर, देखिए सहभागिता की दर में हमने पूरी जनसंख्या ली थी। याद करें, सहभागिता जो हमने देखी थी, हमने क्या किया था? पूरी जनसंख्या को लिया था। लेकिन बेरोजगारी दर में किसको लेंगे? बेरोजगारी दर में 15 साल से ऊपर वालों को नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना? मैं क्या बोल गया? मैं 15 साल से नीचे वालों को नहीं लेंगे, 15 साल से ऊपर वालों को तो लेंगे, 15 साल से नीचे वालों को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर काम करने की इच्छुक है ना, तो भी हम उनको बेरोजगार नहीं मानते, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं। और 60 साल से ऊपर वालों को भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब वो जो है ना, उनके हाथ कांप रहे हैं। तो बेरोजगारी दर का मतलब, सामान्य बेरोजगारी दर की बात करें तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटा जनसंख्या का भाग नहीं देंगे, कुल श्रम बल, कुल श्रम बल। यानी 15 से 60 वाले सारे के सारे आगे, जो काम करने की इच्छुक हैं, जो काम में लगे हुए हैं, वो सारे कुल श्रम बल जो है वो इसमें आ गया। मान लीजिए देश में 1000 आदमी ऐसे हैं जो 15 से 60 के बीच में है, इनमें वो भी हैं जो काम कर रहे हैं और वो भी जो हैं जो काम नहीं कर रहे, और उनमें से 700 आदमी जो है वो बेरोजगार हैं। तो कैसे निकालेंगे? 700 बटा 1000 और गुणा 100 करके निकाल लेंगे। कहने का मतलब 70% बेरोजगारी है। और इसी तरह से ये सामान्य बेरोजगारी है। और अगर साप्ताहिक स्थिति निकालेंगे तो बेरोजगारों की संख्या उस सप्ताह में और कुल श्रम बल। दैनिक की बात करेंगे तो बेरोजगारों की संख्या उस दिन में बटा कुल श्रम बल। ठीक है ना बेटा? समझ गए क्या रे बच्चों? अरे समझ गए क्या? अच्छे अच्छे बच्चे। बच्चों तुम लोग चले गए यार, है ना? निकम्मो, इतना जल्दी क्यों जाना था तुम लोगों को? और खैर, हमें खुशी होगी कि आप दिल्ली आके हमसे बात किया करेंगे, बताया करेंगे दिल्ली की घटनाएं, दिल्ली की स्थितियां। सर बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ी पढ़ाई करते हैं, क्या मजे हैं। पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आता है ना? अब जो है आगे अगला बिंदु बात करें, भारत में बेरोजगारी का अनुमान। बेरोजगारी का अनुमान। एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं? मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूं, और उन आंकड़ों की बात करने के लिए टेबल मैंने आज लैपटॉप में डाली नहीं है, फिर भी मैं सीधे सीधे बात करूं। एक आंकड़ा, आपको ज्यादा आंकड़े बेरोजगारी के हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 1999 2000 के आंकड़े, 1999
99 2000 के आंकड़े हैं और 2021 के आंकड़े हैं। 2021 के आंकड़े हैं। 1999 2000 के अनुसार ये मैं यहां पे लिखता हूं श्रम बल, यहां पे लिखता हूं बेटा रोजगार, यहां पे लिखता हूं बेरोजगार, और यहां पे लिखता हूं बेरोजगारी का प्रतिशत या बेरोजगारी की दर। 99 2000 में श्रम बल जो था वो 37.8 करोड़, या मिलियन में लिखूं तो 378 मिलियन के लगभग। करोड़ में लिखेंगे 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, करोड़ में लिखेंगे तो 37.8 लिखेंगे, मिलियन में लिखेंगे तो 378 मिलियन, 378 मिलियन। और रोजगार जो थे इस 378 मिलियन में से वो 367 मिलियन, 367 मिलियन के पास रोजगार थे, और लगभग जो है बाकी जो बचे, घटाना थोड़ा सा इसके लिए 1.05 या 105 या इसके साथ निकालेंगे थोड़ा बहुत, तो ये कितना बच गया आपका, देखिए 11 करोड़ या 1.1 मिलियन के लगभग, और 3% के लगभग या 2.9% के लगभग बेरोजगारी थी। 2.9% के लगभग बेरोजगारी थी। और सीधे आंकड़ों पे आते हैं हम, 2021 के आंकड़ों के अनुसार 495 मिलियन या 49.5 करोड़ श्रम बल देश में था, और जिसमें से 407 मिलियन जो है वो काम में लगे हुए थे, और 30.2 के लगभग नहीं, घटा लीजिएगा, इसमें लगभग जो है ये कितना हो गया, 88 मिलियन के लगभग लोग जो है वो बेरोजगार थे, और इसका परसेंट आप निकालेंगे तो लगभग 6%, लगभग 6% जो है वो आएगा, 6.1%। ये क्या है कि थोड़े बहुत मिलियन में जब बात करते हैं ना तो 10 लाख, 10 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर, नौ वो ऊपर नीचे हो जाता है सीधा। हम तो जैसे यही बात करेंगे ना कि 88 मिलियन, 89 मिलियन, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 6.1% जो है वो बेरोजगारी दर थी। एक और 2018-19 के आंकड़े और लिख लीजिएगा। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार ये बात करें तो लगभग 434 मिलियन, लगभग 434 मिलियन, ये आंकड़े थे लगभग 404 मिलियन, और ये जो है वो 30 मिलियन के लगभग हो गए। और ये बेरोजगारी की जो दर थी आपकी बेटा, वो बेरोजगारी की दर लगभग 6.8% थी। हालांकि 2021 में जो है वो काफी ठीक ठाक स्थिति जो है वापस से आई थी, 6.8 से वापस से 6.1 आई, और धीरे धीरे स्थितियां जो है वो सुधर रही। बेरोजगारी के आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। ये डेटाबेस जो है वो जितना भी उतार लीजिएगा बेटा, इनको एक बार देख लीजिएगा, आपके काम आएगा, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं बेरोजगारी के आर्थिक और सामाजिक परिणाम। आर्थिक और सामाजिक परिणाम। आज एक बच्चे पे फोन से बात हुई, एक बच्चे से फोन पर बात हुई, हिंदी भी पढ़ लेना, मैं अभी बोला ना वो सेंटेंस में गड़बड़ था। वो बच्चा समझ रहा है, पढ़ तो रहा हूं सर, या रही हूं सर, थोड़ी बहुत तो पढ़ ही रही हूँ सर, आई मीन थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहा हूँ सर। तुक्का लग जाएगा ना, तो ऐसे तुक्का थोड़े लगता है सर, तो अभी टाइम है ना सर,
बेटा टाइम है, अगर अभी तक आपने समय बर्बाद कर दिया है कोई बात नहीं, अभी 20-25 दिन है, जी जान लगा दीजिएगा, बस ठीक है, थोड़ी सी मेहनत डबल करनी पड़ेगी आपको, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बेरोजगारी के आर्थिक और सामाजिक परिणामों की बात करें, सबसे पहले जो रिजल्ट्स आएंगे, जो परिणाम आएंगे, वो इकोनॉमिक परिणामों की बात करेंगे। आर्थिक परिणाम कौन कौन से बेरोजगारी के आर्थिक परिणाम होते हैं, उनका जिक्र हम करेंगे। आर्थिक परिणाम, आर्थिक परिणाम में है पहली बात, मानव शक्ति का अप्रयोग। मानव शक्ति का अप्रयोग, हमारे पास जो मेन पावर है उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, वेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे युवा लोग, 15 से ऊपर के लोग, 18 से ऊपर के लोग, 20-21 साल के लड़के, कॉलेज में पढ़े हुए, स्कूल में पढ़े हुए, वो सारे के सारे बेरोजगार होंगे, खाली घूमते होंगे। तो जो मानवीय साधन है उनका प्रयोग देश में नहीं हो रहा है, इसलिए पहला आर्थिक परिणाम होगा कि मानव शक्ति बेरोजगार घूमेगी, और बेरोजगार घूमेगी तो आप जानते हैं ना क्या करेगी, रास्ता भटकेगी बेटा। दूसरा बिंदु आर्थिक परिणाम के अंतर्गत, उत्पादन की हानि। देश के अंदर जो उत्पादन होगा, क्या उसमें कमी नहीं आएगी? क्योंकि जब लोग काम पे नहीं लगे हुए होंगे तो उत्पादन जो है वो घटेगा, उत्पादन की जो है हानि होगी, लॉस ऑफ आउटपुट जिसको हम कहते हैं। क्योंकि जिस सीमा तक हमको मानव शक्ति का प्रयोग करना है उस सीमा तक लोग जो है लग जाएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, खाली बैठेंगे। क्योंकि और केवल खाली बैठते नहीं है वो लोग, वो उत्पादन में सहायता नहीं करते, लेकिन उपभोक्ता तो वो है ही हैं। वो खाएंगे ना, वो पहनेंगे ना, वो कंज्यूम तो सारा कुछ करते हैं, वो उपभोक्ता की तरह से बिहेव करते हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर ओनली कंज्यूमर्स। कहने का मतलब उत्पादन की हानि होती है। पूंजी निर्माण में गिरावट, कैपिटल फॉर्मेशन में डिक्लाइन करना, डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण में गिरावट, बेटा काम में जब नहीं लगेंगे ना लोग, उत्पादन में सहायता नहीं करेंगे, पैसा कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो पूंजी निर्माण नहीं होगा। वो केवल किस में योगदान देंगे, भरते जाओ भरते जाओ, खाते जाओ खाते जाओ, दाल रोटी खाओ और काम मत करो। मैं पूरा गीत नहीं गाऊंगा। बेरोजगार व्यक्ति केवल और केवल उपभोग में वृद्धि करते हैं, उत्पादन में वृद्धि नहीं करते, और उत्पादन में वृद्धि नहीं करेंगे तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, और उत्पादन में कमी होगी ना तो साथ में एक बिंदु और आता है, इसका डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूं, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में कमी आएगी। अच्छे स्किल्ड पर्सन नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोग लगे हुए होंगे, उपभोक्ता ज्यादा होंगे, उत्पादक कम होंगे तो उत्पादकता घटेगी। ये बात तो सारे के सारे परिणाम जो थे, कॉन्सिक्वेंसेस जो थे, वो कौन किसके थे, आर्थिक, इकोनॉमिक। अब जो है वो सामाजिक, कौन कौन से सामाजिक परिणाम जो है वो बेरोजगारी के होते हैं। सबसे पहली बात, जीवन की निम्न गुणवत्ता, जीवन की निम्न गुणवत्ता। आपकी जो लाइफस्टाइल है ना उसकी क्वालिटी काफी कम, लो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल। आपकी जरूरतें जो है, आपका जीवन जीने का तरीका जो है, आपका जो जीवन स्तर है, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो आप ढंग से नहीं जी सकते। बाइक लाने की इच्छा होगी बढ़िया वाली, लेकिन साइकिल से काम चलाना पड़ेगा। गाड़ी लाने की इच्छा होगी, लेकिन दूसरे की गाड़ी में बैठ के सेल्फी खींचेंगे।
स्टेटस लगाएंगे। मोबाइल टूट गया, दूसरा लाने की कैपेसिटी नहीं है, स्क्रीन को छुपाएंगे, टूटा हुआ से काम चलाएंगे। जूते बढ़िया वाले नहीं है आपके पास तो सेल्फी लेते टाइम जूतों की फोटो नहीं लेंगे। जीन्स एक ही है तो केवल यहां तक का फोटो लेंगे। अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, इतना इतना तो सामने आ रहा हूं। क्या पता, मैं रोजाना वही जींस पहनता हूँ, बरमूडा पहनता हूँ, है ना। ये कोविड के टाइम में काफी हुआ था। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम में सारा वर्क फ्रॉम होम हुआ था। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की मीटिंग्स वगैरह हो रही थी। अरे कॉर्पोरेट मीटिंग है कैसे, बढ़िया शर्ट वर्ट टाई वाई, ऊपर जो है सूट वूट लगा के, ऊपर तो बढ़िया, नीचे शॉर्ट्स पहने हुए हैं आराम से। कहने का मतलब कुल मिला के जीवन की निम्न गुणवत्ता रहेगी, आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा, आपकी क्वालिटी रहेगी जीवन की, वो काफी कम रहेगी। दूसरा बिंदु रहेगा असमानता। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा और किसी के पास बहुत कम पैसा, अत्यधिक असमानता रहेगी। क्योंकि बेरोजगारी की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी, लोगों के पास पैसा उतना ही कम रहेगा, और कुछ लोगों के पास धन दौलत जो है वो बढ़ती जाएगी। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है सामाजिक अशांति। क्योंकि खाली दिमाग किसका घर, पता है ना, शैतान। जब दिमाग खाली रहता है, पैसा नहीं है, उधार मांगेंगे। तकाजा करने वाला जब वापस मांगेगा तो फोन स्विच ऑफ कर लेंगे। लाइफ का जो स्टाइल है हमारा, उसको ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, और बहुत सारे गैर कानूनी काम करेंगे, जिससे सामाजिक अशांति फैलेगी। और एक होता है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल कहते हैं जिसको बेटा, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का मतलब दो कैटेगरीज बन जाती हैं, एक तो हैव्स और दूसरा हैव नॉट्स, जिसमें ये कहते हैं कि है और नहीं है, यानी दो संघर्ष, एक के पास दुनिया भर का है और एक के पास कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी नहीं है उनको ये पसंद नहीं है, और जिनके पास है उसको ये कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। दोनों के बीच में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, इनको ये दुश्मन नजर आएंगे और इनको ये दुश्मन नजर आएंगे। और इसका कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट, समझे। अब बात करते हैं भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। निम्न प्रकार की जो है भारत में बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी। देखें वीडियो को अच्छे से, दोस्तों को दिखाएं, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, उनको दिखाएं, किनको, जिनको जरूरत है रोजगार की। एक प्रकार की बेरोजगारी है ग्रामीण बेरोजगारी बेटा, दूसरे प्रकार की बेरोजगारी है शहरी बेरोजगारी बेटा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। सामान्यतः ग्रामीण बेरोजगारी में दो प्रकार की बेरोजगारी आती है। एक तो होती है अदृश्य बेरोजगारी। कौन सी, अदृश्य, जिसको छुपी हुई छिपी हुई डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और दूसरी प्रकार की ग्रामीण बेरोजगारी जो है वो है मौसम की तरह से तुम तो बदल तो न जाओगे, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी नारंगी,
बताऊंगा मैं क्या है। शहरी बेरोजगारी में सामान्यतः दो प्रकार की बेरोजगारी आती है, एक तो औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरी होती है शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। गांव में भारत के गांवों की बात करें हम, तो लगभग 80% से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो खेती में लगी हुई है। और खेती के साथ साथ दूसरे कामों में जो है भी लगे हुए हैं। कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, वो किसी कारखाने में काम कर रहा है, या कोई मटके बनाने का, हालांकि आजकल कम हो गए हैं, ये काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो किस प्रकार की बेरोजगारी है? सबसे पहली बात, अदृश्य बेरोजगारी की बात करूं, बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं। अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब वो है कि आदमी बेरोजगार है लेकिन दिखता नहीं। बेरोजगार है लेकिन दिखता नहीं है। मैंने एक उदाहरण बताया था कि छोटा सा खेत है, एक आदमी के 5 बीघा खेत है, परिवार में जो है कमाने वाले जो है 7 हैं। 5 बीघा खेत है, कमाने वाले 7 हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं। दूसरे को दिखने के लिए तो लग रहा है कि सातों के सातों के पास काम है, लेकिन उस 7 की जगह अगर 2 आदमी भी काम करते ना, तो उस खेत में से उत्पादन गिरता नहीं बेटा, उस खेत में उत्पादन कम नहीं होता। कहने का मतलब वहां पे 5 आदमी बेरोजगार, लेकिन दिखते क्या हैं? लगे हुए। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, यानी रोजगार में लगे हुए दिखाई तो देते हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार हैं, इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो कहलाती है आपकी अदृश्य या प्रछन्न बेरोजगारी का नाम भी कई बार आता है। अगर ये नाम आ जाता, प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है बेटा, क्योंकि भारत में जॉइंट फैमिलीज हैं और जॉइंट फैमिलीज में इस तरह की समस्याएं जो हैं वो आती हैं। चाचा भी साथ रहते हैं, ताऊ भी साथ रहते हैं, 3 चाचा साथ रहते हैं, आपके पापा साथ रहते हैं, कई लोग हैं, खेत साझे में है और इतना बड़ा खेत है नहीं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं और सारे काम में लगे हुए हैं। दूसरी प्रकार की बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। उमड़ घुमड़ के बादल आए, हम सबको काम पे लगाए, और वो जब बादल गए तो हम सब हो गए बेरोजगार। कहने का मतलब एक मौसम विशेष में जब हमको काम मिलता है, खेती वेती का काम मिलता है, और बाकी टाइम हम बेरोजगार रहते हैं, ये मौसमी बेरोजगार है। क्योंकि हमारी फसलों का टाइम होता है कि वो फसल उस टाइम पे बोई जाएगी, वो फसल उस टाइम पे बोई जाएगी। बीच का जो टाइम है वहां पे क्या करेंगे? इंस्टा पे रील बनाएंगे, नहीं लगता दिल, वही कौन से गाने वाने लगाएंगे जो आपकी चॉइस के हैं। ये बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी बेटा। अब शहरी बेरोजगारी की बात करें, औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब बहुत सारे लोग उद्योगों में, कारखानों में, फैक्ट्रीज में काम करने के इच्छुक हैं और वो इसके लिए एलिजिबल भी हैं और इसके लिए कैपेबल भी हैं, कैपेसिटी भी उनमें है, लेकिन वहां पे काम उनको नहीं मिल रहा है। वो सारे के सारे क्या हैं? औद्योगिक बेरोजगार हैं। गांव से लोग शहरों में आते हैं काम ढूंढने के लिए, फैक्ट्री में काम करेंगे, लेकिन फैक्ट्री वाले बाहर लगा देते हैं नो वैकेंसी का बोर्ड, कि अब हमारे पास और ज्यादा जरूरत नहीं है। वो औद्योगिक बेरोजगारी है। और एक आती है शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी, कितना कॉल रह गया भाई? आज टाइम काफी करूँ, मैं देखता हूँ। शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी का मतलब देश का युवा पढ़ लिख लिया और पढ़ लिखने के बाद उसको जो है काम नहीं मिलता है। और ये समस्या काफी गंभीर है, बहुत बड़ी गंभीर है, कि अच्छा पढ़ लिखने के बाद में, अच्छी एजुकेशन, अच्छी वेल ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर उसको काम नहीं मिलता है ना, तो वो एक कम पढ़े लिखे के बजाय ज्यादा खतरनाक होगा। देश की स्थिरता में खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा भारी खतरा है, और ये पूरे देश की समस्या है। क्योंकि आजादी के बाद में देश में खूब सारी यूनिवर्सिटीज, खूब सारी कॉलेज, खूब सारे
स्कूल, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग के मामले में, मेडिकल के मामले में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खुल गई, बहुत सारे कॉलेज खुल गए, और वहां से युवा जो है वो पढ़ लिख के निकलता है और उसको काम नहीं मिलता है, तो उसका खाली दिमाग जो वो शैतान का घर होता है, और उसके पास स्किल तो है, तो वो अपनी जो स्किल है और अपना जो नॉलेज है उसको गलत रास्ते पे लगाता है। एक होता है युवक बेरोजगारी, इनसे अलग हट के कुछ बात करें। युवक बेरोजगारी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, 15 साल से ऊपर लगभग 29-30 साल तक का व्यक्ति जो है वो यूथ है, वो काम करना चाहता है, और बहुत ज्यादा बेरोजगारी जो है ऐसे लोगों में, ये ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। और एक होती है महिला बेरोजगारी, समझ रहे होंगे। देश में लगभग केवल 22% महिलाएं रोजगार में हैं, बाकी 78% महिलाएं जो है घर बैठी हैं। ये नहीं है कि रोजगार मिलता नहीं है, बहुत सारे काम, बहुत सारे कारण जो है वो इसके हैं, जिक्र करेंगे इसका। सोशल रीजन ज्यादा है, कुछ काम करना नहीं चाहती, कुछ को करने नहीं देते, लेकिन हालांकि अब जो है इन दिनों में थोड़ा बहुत रोजगार की स्थिति में सामान्य सुधार आया है। अब जो है सामान्य प्रकारों की बात करें, सामान्य कैटेगरी बेरोजगार के कौन कौन से हैं। एक होती है खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी से अलग। खुली बेरोजगारी सीधी है, जो काम करने का इच्छुक है। एक चीज इसमें जरूर आएगी, मैं कई बार शायद मैंने जिक्र नहीं किया, प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी काम करने का इच्छुक इस मजदूरी दर पर काम करने का इच्छुक है। वैसे तो कोई कह देगा मैं काम करने का इच्छुक हूं, लेकिन मैं दिन के जो है ना 3,000 लूंगा, और उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। प्रचलित मजदूरी दर पर किसी काम में, काम के लिए जो है देश में 500 रुपए की मजदूरी चल रही है, और उस 500 रुपए पर आदमी काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार है। यानी ऐसे लोग जो काम करने के इच्छुक हैं और उनमें योग्यता भी है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, ये जो बेरोजगारी है वो कैसी है, खुली बेरोजगारी। दूसरी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये जो है ना देश की संरचना में जब परिवर्तन आता है, स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है ना, और स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो आपकी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है। क्या संरचना का मतलब समझे आप? देश मान लीजिए कृषि प्रधान देश, हमारा देश में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, और एकदम से उद्योग धंधे या तो उनका पैटर्न चेंज हो गया, या उद्योग धंधे कम हो गए, तो वो उद्योगों से सेवा के क्षेत्र में चला गया, तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो गए, या उद्योग धंधे कम हो गए या खत्म हो गए, या उद्योग धंधों में मशीनरी ज्यादा यूज होने लग गई लेबर की बजाय, तो वो सारी संरचनात्मक परिवर्तन है। और इन संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कि मान लीजिए इस संरचनात्मक किस प्रकार से उत्पन्न होती है, प्रौद्योगिकी। एक फैक्ट्री थी, उसमें लेबर से काम चल रहा था, किससे काम चल रहा था, लेबर से काम चल रहा था। अब वहां पे बहुत सारी मशीनरी लगा दी, वहां पे क्या लगा दी बेटा, बहुत सारी मशीनरी लगा दी, मशीनरी लगा दी तो इनको क्या कहेंगे, जाइए घर को जाइए। ये भाई साहब घर को जाएंगे मतलब बेरोजगार हो गए। ये जो बेरोजगारी है वो क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। किसके कारण, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण। दूसरा है मांग के प्रतिमान में परिवर्तन। किसी कारण से कुछ उद्योग धंधे जो हैं उनमें मांग के प्रतिमान, मांग का पैटर्न बदल गया। मांग का पैटर्न बदलने का मतलब मांग घट गई, और मांग घट गई किसी भी कारण से, आर्थिक मंदी हो सकती है या कोई दूसरा रीजन हो सकता है, उद्योगों में मांग घट गई तो लोगों को कहां भेज देंगे, उनको भेज देंगे
घर, है ना? उनको कहाँ भेजेंगे? घर भेज देंगे। तो ये जो है वो आपका मांग में प्रतिमान के कारण जो है परिवर्तन, कुछ उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं या उनमें लेबर की कम जरूरत पड़ सकती है। तो तीसरा है अल्प रोजगार। क्या है बेटा? अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अल्प रोजगार का मतलब किसी व्यक्ति को काम तो मिल रहा है लेकिन पूरे टाइम काम नहीं मिल रहा है। उसको 183 दिन काम तो नहीं मिल रहा है लेकिन उसको 150 दिन काम मिल रहा है, तो ये उसके पास अल्प रोजगार की स्थिति है। एक व्यक्ति सप्ताह में केवल 28 घंटे काम करता है, वो अल्प बेरोजगार की स्थिति है। अगर साप्ताहिक बात करें, दैनिक बात करें तो कितने वाले को हम काम मानेंगे? मैंडेज किसको कहते हैं? मानव दिवस जिसको याद है ना, मानव दिवस में कितने घंटे मानते हैं हम? 8 घंटे। एक व्यक्ति को 8 घंटे से कम काम मिल रहा है ना, तो हम यूं कह सकते हैं कि वो अल्प बेरोजगार है, अंशकालिक। और इसमें भी ये होता है कि दृश्य अल्प बेरोजगार। अल्प बेरोजगार की टाइप्स जो है ना, उसमें भी दृश्य अल्प बेरोजगार। दृश्य का मतलब दिखता है वो अल्प बेरोजगार, कहने का मतलब वो काम में लगा हुआ है लेकिन उसको 8 घंटे की बजाय 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे जो है वो काम मिल रहा है, उसको कहते हैं दृश्य बेरोजगार, दृश्य अल्प बेरोजगार। और दूसरा है अदृश्य अल्प बेरोजगार। अदृश्य अल्प बेरोजगार का मतलब उसको 8 घंटे मिल रहा है काम पूरे, उसको पूरे 8 घंटे काम मिल रहा है लेकिन उसकी आय जो है ना वो बहुत कम हो रही है, उसको पैसा बहुत कम मिल रहा है। जो मजदूरी है 500 रुपए है, उससे कम उसको कमा रहा है, वो 300 रुपए कमा रहा है, तो वो है अदृश्य अल्प बेरोजगार। हम्म। इसके बाद में एक आती है संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, कई बार ये होता है कि विभिन्न व्यवसायों में काम में जो आदमी लगे हुए हैं वो अपना काम चेंज करना चाहता है। एक फैक्ट्री में काम कर रहा है आदमी, उसको दूसरी फैक्ट्री में जाना है, तो जब चेंज करना है ना, तो यहां पे हाथों हाथ जब छोड़ता है, आज की तारीख में छोड़ा, उसको 15 दिन काम नहीं मिला या वो काम करना नहीं चाहता है क्योंकि उसको यहां से यहां तक जाएगा, उसको रूम भी सेटल करना है और भी कई प्रकार के सेटलमेंट करने हैं। तो ये 15 दिन की जो बेरोजगारी है, ये संघर्षात्मक बेरोजगारी। एक लड़की है, वो काम में लगी हुई है, किसी फर्म में काम कर रही है, उसकी शादी हो गई, ससुराल चली गई, वहां पे दूसरा काम ढूंढेगी, तो इसके बीच का जो दौर था, उस दौर में वो बेरोजगार रही, वो क्या है? संघर्षात्मक बेरोजगारी। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी। क्या होता है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी जो है वो देश के अंदर जो चक्रीय उतार चढ़ाव है देश के अंदर, उनके कारण से जो बेरोजगारी आती है। देश में उतार चढ़ाव का मतलब, कभी देश में बहुत प्रगति पे है, कभी देश में जो है सुस्ती आ गई, कभी बिल्कुल मंदी आ गई। तो इस तरह की स्थिति जो है, उनके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, वो चक्रीय बेरोजगारी है। क्या है बेटा? चक्रीय बेरोजगारी है। अब कौन कौन से उतार चढ़ाव आते हैं? एक तो होता है उतार चढ़ाव आर्थिक तेजी। आर्थिक तेजी, हालांकि इसमें बेरोजगारी कम होती है। आर्थिक तेजी जिसको कहते हैं ना, कि इकोनॉमी में बूम है। दूसरा होता है आर्थिक सुस्ती, यानी थोड़ा सा विकास जो है वो धीमा हो रहा है। तीसरा होता है आर्थिक मंदी, कभी कभार ऐसी क्रिटिकल स्थितियां आती हैं, आर्थिक मंदी। और चौथा होता है आर्थिक पुनरुत्थान। आर्थिक पुनरुत्थान यानी रिकवरी टाइम। कहने का मतलब ये बूम है, उसके बाद में थोड़ा धीमा हो जाए,
तो सुस्ती आ जाए और बहुत सारे आय और रोजगार का स्तर जो है, मांग की स्थिति बहुत डाउन आ जाए, वो 1929 की बात कर रहे हैं, 91 में भी काफी क्रिटिकल कंडीशंस आई थी। वो जो दौर है वो आर्थिक मंदी का है, और उसके बाद में, आर्थिक मंदी के बाद में गतिविधियां फिर से जब स्टार्ट होने लग जाती है ना, उसको आर्थिक पुनरुत्थान कहते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी टाइम कहते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी टाइम कहते हैं। तो ये भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, जो भी टाइप्स की बेरोजगारी है, उसके क्या कारण है, उनका जिक्र जो है वो हम करेंगे। पहला जो कारण है, थोड़ा सा तेजी से चल के करूंगा मैं इसको। धीमा आर्थिक विकास। देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है वो काफी स्लो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित नहीं है। हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ की जो दर है वो काफी धीमी है। और साथ में आर्थिक विकास की दर तो धीमी है, लेकिन जनसंख्या की दर जो है ना वो बहुत तेज है, इसलिए बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसी के साथ, इसी में मैंने बता दिया, जनसंख्या की काफी तेज वृद्धि दर, जनसंख्या की काफी तेज वृद्धि दर, इसके कारण से जो है अनएम्प्लॉयमेंट आता है। फिर तीसरा जो है, कृषि जो है हमारे यहाँ पे 12 महीने का काम नहीं है, एक मौसमी व्यवसाय है। कृषि हमारे पास कैसा व्यवसाय है? मुख्य व्यवसाय है, लेकिन ये मौसमी है, यानी मौसम में कृषि होती है, बाकी अधिकांश समय जो है वो खेती नहीं होती है। सिंचाई सुविधाओं की कमी है हमारे यहाँ पे, लिख लीजिएगा इसको, सिंचाई सुविधाओं की कमी है, क्योंकि केवल 34% भाग पे सिंचाई होती है, बाकी 66% जो है वहां पे राम भरोसे चलता है। संयुक्त परिवार प्रणाली हमारे पास है, जॉइंट फैमिलीज हैं, उन जॉइंट फैमिली के कारण से, आपको मैंने बताया था, जॉइंट फैमिली के कारण जो है वो छुपी हुई बेरोजगारी उत्पन्न होती है। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो हैं, छोटे उद्योग जो हथकरघा उद्योग वगैरह हैं, वो उनका पतन हो गया, वो खत्म हो गए, इसलिए भी लोग बेरोजगार हो गए। हमारे यहाँ पे जो है लोगों की जो है बैंकिंग हैबिट्स नहीं है, यानी पैसे का जो यूज होना चाहिए वो सही तरीके से, अगर किसी के पास पैसा है तो भी उसको वो घर पे कैश के रूप में संभाल के रखते हैं, इसलिए वो निवेश के काम नहीं आता। उसकी वैल्यू घटती है, कहने का मतलब बचत कम होती है, निवेश कम होता है, ये भी एक कारण है। और एक होता है श्रमिकों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ लेबर्स। भारत का युवा जो है वो घर पे पड़ा रहना चाहता है, कौन घर से बाहर जाएगा? किसी को बताया जाए कि काम कहाँ पे करना है, आपको काम करना है बेटा जी, अहमदाबाद जाके काम करना है, अहमदाबाद नहीं, चिड़ा हुआ तो काम हुआ तो कर लियो, गांव में तो काम हो तो मिल कर लेंगे। दिल्ली जाना है, दिल्ली कौन जाएगा, क्या पता दिल्ली में क्या होगा। कोलकाता में काम मिल रहा है, नहीं भाई इतनी दूर घर से, तेरी याद सताती है, मुझे नींद नहीं आती है, इस तरह की प्रॉब्लम। मोबिलिटी कम है भारतीय लेबर्स की, इसलिए यहां पे रोजगार की समस्या आती है। अब जो है भारत में बेरोजगारी दूर करने के संदर्भ में क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं, उनके बारे में बिना लिखे ज्यादा कुछ डिटेल में जाए, मैं ये सीधा बताऊं कि क्या क्या हो सकते हैं। हमने कहा उत्पादन कम है तो बढ़ा दो भैया, उत्पादन में वृद्धि कर दो। उत्पादन में वृद्धि होगी, फैक्ट्रीज खुलेंगी, कारखाने खुलेंगे, कारखाने खुलेंगे तो उनको काम के लिए आदमियों की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उत्पादन में वृद्धि हुई तो साथ में उत्पादकता में अगर वृद्धि होगी तो भी लोगों को रोजगार मिलेगा। पूंजी निर्माण की जो दर है, पूंजी निर्माण घट रहा है हमारा, अगर पूंजी निर्माण अच्छा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जो है पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वो कम होना चाहिए, ये मैं इसको वापस से बता रहा हूं, पूंजी उत्पाद अनुपात कम होना चाहिए, जिसको कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए, तब जाके रोजगार बढ़ेंगे। समझे? एक बार पहले जिक्र कर चुका हूं, पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब जितनी पूंजी लगा रहे हैं ना, जितनी पूंजी, उत्पाद के बजाय उत्पादन भी कह सकते हैं, पूंजी उत्पादन अनुपात भी आप कह सकते हैं, जितनी पूंजी लगा रहे हैं कि उसके अनुपात में उत्पादन कितना बढ़ रहा है, वो अनुपात। कहने का मतलब 4 रुपए लगाने से, यानी इन्वेस्टमेंट कितना किया, 4 रुपए, 4 रुपए लगाने से उत्पादन कितने रुपए का बढ़ा, 1 रुपए का। ये फिलहाल के ट्रेंड है इंडिया में,
आजकल 4:1 जो है, 4 रुपया निवेश करेंगे तो 1 रुपये की वृद्धि होगी। तो ये अगर 4 की बजाय 3 रुपया लगाने से 1 बढ़ जाए, 2 रुपया लगाने से 1 बढ़ जाए, तो काफी हद तक रोजगार और बढ़ेंगे। और फिर ये है स्वयं रोजगार में, स्वरोजगार का जो लगे हुए हैं आदमी, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध हो, उनको सहूलियत उपलब्ध हो, तो जो है वो काफी हद तक सुधार हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें सुधार हो। यहाँ पे इस शिक्षा प्रणाली में हम पढ़े लिखे बेरोजगार तैयार करते हैं। स्नातक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में बीएड कर लिया, एसटीसी कर लिया, या और कोई कोर्स कर लिया, वोकेशनल कोर्स कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे? नौकरी की तलाश करेंगे, कोचिंग में जाएंगे, सीकर जाएंगे, चिड़ावा जाएंगे, झुंझुनू जाएंगे, जयपुर जाएंगे, कोटा जाएंगे। फिर क्या करेंगे? 2 साल घर वालों के पैसे बर्बाद करके सारे के सारे तो रोजगार में लगेंगे नहीं, फिर बेरोजगार, और बेरोजगार है तो फिर क्या करेंगे? देश में फैलाएंगे अशांति। तो हमारे शिक्षा प्रणाली में अगर परिवर्तन है, वोकेशनल एजुकेशन दे दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा, यानी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जाए कि कोई भी व्यक्ति कॉलेज कर लेगा, वो व्यावसायिक शिक्षा कर लेगा, उसको अगर गवर्नमेंट में रोजगार नहीं मिलता है तो भी वो अपना कोई ना कोई काम जो है वो कर लेगा। अगला बिंदु आता है औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में चेंज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। यहां पे रोजगार कब मिलेगा? श्रम प्रधान तकनीकें जो हैं उनका ज्यादा उपयोग किया जाए, जिनमें लेबर की जरूरत ज्यादा है, उनका प्रयोग ज्यादा किया जाएगा, तो रोजगार, लोगों को रोजगार मिलेगा। सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग का मतलब लेबर की सहायता से उद्योगों को स्टार्ट करना। बेरोजगारों का संगठन बना लिया जाए, बहुत बड़ा संगठन बना लिया बेरोजगारों का, और उन बेरोजगारों से ये कहा कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप जो है उद्योग में लगाइए, और फिर हम अपना उद्योग जो है वो खड़ा कर देंगे, और उस उद्योग में हम उत्पादन स्टार्ट कर देंगे, आप सब लोगों की भागीदारी होगी। केरल सरकार ने कोचीन में 600 लोगों को इकट्ठा किया था। केरल सरकार ने कोचीन में 600 बेरोजगार जो है उनका एक संगठन बनाया था, और उनसे थोड़ा पैसा जो है वो प्रत्येक बेरोजगार ने 500 रुपए लगाए, और बाकी जो पैसा जो है वो सरकार ने लगाया और उद्योग स्थापित कर दिया। तो अन्य राज्य सरकारें या केंद्र सरकार भी जो है इस तरह के सहकारी भावना से जो है वो कर सकते हैं। और योजनाओं में जो है वो रोजगार के कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाए। जो भी योजनाएं सरकार बनाती हैं, जो भी प्लान्स हमारे बनाती हैं, उनके में किसको विशेष महत्व दिया जाए? रोजगार को अगर विशेष महत्व दिया जाएगा तो हमारी जो है काफी हद तक रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। पूरा याद रखना, ये रोजगार की योजना थी महात्मा गांधी नरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये जहां आ रहा है ना, वहां पे लास्ट में अधिनियम आ रहा, मान लीजिए इसका फुल फॉर्म पूछ ले, और आप क्या याद रखना है इसको, महात्मा गांधी। अगर आपसे ये पूछे एमजी नरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ए फॉर एक्ट है, अधिनियम। और जब योजना की बात आती है ना, यहाँ पे ऐसा आता है स्कीम। और एक और है NRLM, NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन। ये रोजगार से रिलेटेड दोनों मिशन। तो इसके साथ हो गया चैप्टर। प्रश्नों की बात करें, बेरोजगारों की संख्या कैसे निकालते हैं? बेरोजगार बराबर श्रम बल माइनस, इतना दे दिया, श्रम बल माइनस ऑप्शन में दे दिया श्रम की आपूर्ति,
ऑप्शन में दे दिया कार्यबल, ऑप्शन में दे दिया कुल जनसंख्या, और ऑप्शन में दे दिया सहभागिता दर। ये ऑप्शन सही होगा। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम रोजगार प्राप्त होना कैसा संकेत है? आर्थिक पिछड़ेपन का, सामाजिक पिछड़ेपन का, ऑप्शन सी दोनों का, या स्त्रियों को कम बेरोजगार होना कोई समस्या है ही नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर स्त्रियों को कम रोजगार मिल रहा है तो ये सामाजिक समस्या तो है ही है, साथ में आर्थिक समस्या भी है, आर्थिक पिछड़ापन भी है। निम्न में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? मानव शक्ति की हानि? बिल्कुल है। उत्पादन की हानि? बिल्कुल है। पूंजी निर्माण में गिरावट? बिल्कुल है। कहने का मतलब ऑप्शन तीनों। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती? मैंने कहा ना, अर्थव्यवस्था में कभी बूम आता है, अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आती है, कभी सुस्ती आती है, रिग्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, रिकवरी पीरियड होता है। तो इनके कारण से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है उसको कौन सी बेरोजगारी कहते हैं बेटा, याद है ना? चक्रीय बेरोजगारी। जो लोग जो लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के योग्य होते हैं और काम करने के इच्छुक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? श्रम बल कहते हैं। वैसे बेरोजगार शब्द आए, श्रम बल है, वो क्या है? श्रम बल है। हमने ये नहीं कहा कि उनको काम नहीं मिल रहा है। जो लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो श्रम बल में आते हैं। अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार हो जाएंगे। उत्पादन गतिविधि में सहभागी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्या कहलाता है? सहभागिता दर। बस बेटा बस, कर दिया पूरा, है ना? ये हो गया पूरा। और बेटा अब बहुत कम समय है, पढ़ लीजिएगा। गंभीरता बहुत जरूरी है। मन सबका करता है यार, सो लेंगे थोड़ी देर, लापरवाही कर लेंगे यार, इरिटेटिंग है, बोरिंग है, वो समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, वो किताब तो बोरिंग है, वो अच्छी है। सब कुछ भूल जाओ बेटा, जिंदगी बन जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम जो है ना, इस टाइम में अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली, ये तपस्या कर ली, ये तपस्या का टाइम है, तो पूरी लाइफ याद करेंगे। और अब की थोड़ी देर की लापरवाही जिंदगी भर का दर्द बन जाएगी बेटा। जिसको अभी आप लाइफ समझ रहे हो वो लाइफ नहीं है। अभी आप बहुत छोटे हो, इतनी समझ आप में नहीं है, तो अपनी समझ को बनाइए, अच्छी मेहनत करिए बेटा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय।